चलो बच्चों, तो अपन लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियडिक पढ़ रहे थे हम लोग। और पीरियडिक टेबल में हमने फर्स्ट लेक्चर में एक पीरियडिक टेबल बनाई थी, उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी, है ना। और कुछ पॉइंट समझे थे हमने कि भाई ये जो जम्प्स आते हैं ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब हमने समझ लिया था। और हमको स्टार्ट करना था डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल से। और जो पीरियडिक टेबल हमने बनाई थी उस पर बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा। और वो क्वेश्चंस, एक काम करते, थोड़ा देर पहले डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस भी आपसे मैं पूछ लेता हूँ उसमें बीच में। कुहू बेटा, आई थिंक आपने दूसरे बैच का लेक्चर देख लिया है। हमने पिछले लेक्चर में यहीं पे एंड किया था, राइट? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल पे। गुड। और मैंने आप लोगों को कहा था कि थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना। एनसीईआरटी में दी हुई डॉबरीने ट्रायड्स वगैरह 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 पढ़ा आप लोगों ने? गुड। तो अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये जो पुरानी पढ़ी हुई चीजें इनको कम डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं डिस्कस करने के लिए। डॉबरीने ट्रायड्स और न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स में। उसके बाद लोथरमेयर कर्व आएगा, तो उसको मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर दूंगा क्योंकि वो आप लोगों के लिए नया है। तो लोथरमेयर कर्व और मेंडलीव वो थोड़ा और डिस्कस करेंगे। मेंडलीव आपने पढ़ा हुआ है, बट उसमें कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकता है आप लोगों को नहीं मिल जाए। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। जो पहला टॉपिक है, ए, दैट इज डॉबरीनर्स ट्रायड्स। So basically, एलिमेंट्स वर नोन टू ह्यूमंस सिंस लॉन्ग बैक। हमको बहुत पुराने टाइम से एलिमेंट्स की जानकारी है और बहुत सारे एलिमेंट्स पता थे। और ये देखा गया था कि कुछ कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। तो लोगों ने ये कोशिश करी कि भाई कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जाएं या किसी तरीके से उनको ऐसे क्लासिफाई किया जाए कि सिमिलर एलिमेंट्स एक साथ रख लिए जाएं। तो एटम का स्ट्रक्चर नोन नहीं था, ये तब की बातें हैं। जैसे डोबरीनर ट्रायड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है तब की बातें जब एटम के स्ट्रक्चर वगैरह में हमको कोई जानकारी नहीं थी। लोगों को सिर्फ एलिमेंट की एग्जिस्टेंस पता थी, बट एलिमेंट्स में एटम्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ नहीं पता था, है ना। तो लोगों ने कोशिश करी कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज ढूंढी जाए जिनसे उनको ग्रुप किया जा सके। तो डोबरीनर ने एक प्रॉपर्टी निकाली या एक तरीका निकाला ग्रुप करने का। वो तरीका क्या है वो लिख लेते हैं, फिर समझा भी दूंगा। तो उसमें लिखो बच्चों, ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3। एटॉमिक वेट्स वगैरह कैलकुलेट कर लेते थे बेटा, वो कैलकुलेट करना तो आ गया था। तो एलिमेंट्स के वेट्स वगैरह कैलकुलेट कर लेते थे। वेट क्या है कि नापा जा सकता है, एटम तो आज तक भी नहीं देखा गया है, बट आज तक लोगों को एलिमेंट के एटॉमिक वेट्स निकालने आते हैं। ठीक है, लिखो, ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3। he arranged similar elements in groups of 3 called triads, full stop. The atomic mass of central element the atomic mass of central element was arithmetic mean सिंपल भाषा में कहें तो एवरेज था। अरिथमेटिक मीन ऑफ atomic masses of other two elements. एग्जाम्पल, लिथियम का मास 7 होता है, पोटेशियम का मास 39 होता है और सोडियम का मास 7 प्लस 39/2 कितना आएगा? कितना आएगा?
23, वेरी गुड। तो ये उसने ऐसा ट्रायड बनाया कि भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज और इनके मासेस 7, 23 और 39 ऐसे हैं कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन निकालें तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट आना चाहिए। इस तरीके से उसने अरेंज किया और तीन तीन ग्रुप्स में अरेंज किया, इसलिए उसको ट्रायड्स कहते हैं। बट ये बहुत ज्यादा एलिमेंट पे बन नहीं पाया था। उसने कुछ और एग्जांपल दिए थे जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली फॉलो होता था, जैसे कि यू हैव सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम एंड द मासेस आर 32, 80 एंड 128। उज्जवल बेटा भी लिख लो, उसके बाद में स्क्रॉल अप कर दूंगा। अनदर सेट मैं ये परसिस्टेंट क्वेश्चन हमेशा होता है ना कि सर ये चीज फेल हो गई तो पढ़ते क्यों है, फेल हो गई तो पढ़ते क्यों है। चलो आज बताता हूँ मैं फेल हो गई तो पढ़ते क्यों है। अपन 40, 88 और 137 है ना। हाँ मैंने पहले भी बताया है, बट आज कोशिश करूंगा किसी और तरीके से बताऊं, जिससे आप लोगों को ये एक्सेप्टेंस आ जाए कि भाई क्यों पढ़ते हैं, जो चीज़ फेल हो इसको क्यों सीखते हैं। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं पीयूष, ये तो ट्राइड्स बना रहे हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आप देख लेना। शशांक सही कह रहा है, टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स, ये भी कह सकते हैं, या कुछ और बात। लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स से ज्यादा कुछ और, मतलब मैं बताता हूँ चलो। नहीं, नॉट ऑनर दैट साइंटिस्ट लिख लिया कि भाई पहले ये बताओ, फिर मैं फटाफट से बताऊं, फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, तो पॉइंट इस बच्चों के साइंस में भी रिसर्च ऐसे ही होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लेटेस्ट चीज सबसे पहले बना लो। जैसे मोबाइल फोन्स आज जिस स्टेट में है ना, आज से 10 साल पहले उस स्टेट में नहीं थे। स्मार्टफोन्स उतने स्मार्ट नहीं होते थे, आप एक फोन से इतना सब कुछ नहीं कर पाते थे। उसके 10 साल पहले देखोगे तो मोबाइल फोन्स की एग्जिस्टेंस बहुत रेयर थी, उसमें तो सिर्फ कीपैड ही आता था। और उसके भी 10 साल पहले चले जाओगे तो मोबाइल फोन्स ही नहीं थे, टेलीफोन्स थे। और टेलीफोन के पहले चले जाओगे तो टेलीग्राम था, और टेलीग्राम के पहले सिर्फ वायर्ड कनेक्शन ही होते थे। तो डेवलपमेंट हमेशा इंक्रीमेंटल होगा, है ना, कि पहले कोई चीज बनेगी, एक लेवल तक जब लोगों को समझ में आएगा तब फिर उसके आगे लोग काम करेंगे, फिर उस लेवल तक समझ में आएगा, फिर उसके आगे लोग काम करेंगे। तो क्या होता है कि कोई एक ही व्यक्ति जीवन में सब कुछ नहीं कर जाता। तो किसी एक ने एक लेवल तक काम किया, जब उसने एक्स लेवल तक काम कर दिया तो उसके आगे काम होगा तो कुछ नई चीज बनेगी, फिर उसके आगे काम होगा तो नई चीज बनेगी, है ना। हर चीज का डेवलपमेंट ऐसे हुआ ना। टीवी पहले सीआरटी आया करते थे, फिर एलसीडी आए, अब एलईडी आते हैं, अब फिर ओएलईडी आते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमेशा स्टेप्स में अपग्रेड होती है। गाड़ियों को देख लो आप, तो कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि पहली बार किसी ने बनाई और परफेक्ट बन गई, है ना। हर चीज जो है वो इंक्रीमेंटली ग्रो करती है। तो आपको ये लर्न भी, पढ़ना भी वैसे ही पड़ेगा कि भाई यहां तक पहुंचे कैसे, थॉट आया कैसे। एवरीथिंग विल ग्रो इंक्रीमेंटली, है ना। तो इंक्रीमेंटल लर्निंग भी जरूरी है, क्योंकि आप सीखोगे भी इंक्रीमेंटली ही कि भाई थॉट कहाँ से आया है। अभी मैं डायरेक्ट प्रिडिक्टेबल पढ़ाऊं तो ये थॉट भी आ जाएगा, फिर तो कभी प्रिडिक्टेबल बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी। या शुरुआत कहाँ से, थॉट किसके पास आया, है ना। तो भाई लोगों ने थॉट दिए, पहले बेसिक थॉट दिए, फिर उन थॉट्स में इंप्रूवमेंट लाए गए, क्योंकि उनसे सब कुछ नहीं समझाया जा रहा था। तो एक एक करके ही इंप्रूवमेंट आता है। इसलिए आपको थोड़ा हिस्ट्री भी सिखाई जाती है कि भाई देखो कि चीज एकदम से नहीं बन जाती है, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। तो आज की जो पीरियडिक टेबल है उस तक पहुंचने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत पहले शुरू हुआ था। ठीक है, ओके, एग्जैक्टली सही बात है। तो चीजें गलत नहीं हुई हैं, ये हुआ कि उनसे बेटर हमको मिल गया। उनने कोई क्लासिफिकेशन दिया, उससे बेटर हमको क्लासिफिकेशन मिल गया तो हम उस पर आगे बढ़ गए। जैसे टेलीफोन बनाया तो उसने कुछ खराब नहीं किया,
अब ऑब्वियसली मोबाइल फोन आ गए हैं तो टेलीफोन्स की एग्जिस्टेंस कम हो गई है। तो बट दैट डज नॉट मीन दैट टेलीफोन वाज नॉट इम्पोर्टेंट। टेलीफोन वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट गिव द आइडिया कि ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ बैठकर आप अमेरिका में किसी से बात कर सकते हो। ठीक है, चलो खैर, कमिंग बैक टू आवर केमिस्ट्री, है ना। ये बातों को अपने दिमाग में जितना कम लाओगे उतना जल्दी आप सीखोगे चीजों को, कि भाई सीखना समझना जरूरी है। देयर इज ऑलवेज सम लर्निंग। आओ आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो भाई ऑक्टेव्स पता है किसी को क्या होते हैं? डज समवन नो व्हाट आर ऑक्टेव्स? हाँ, तो म्यूजिक जो होता है, म्यूजिक में हर एट्थ नोट जो होगा वो रिपीट होगा, आठवां सुर जो है वो रिपीट होता है। जैसे इंग्लिश के नोट्स होते हैं डो रे मी फा सो ला टी, और फिर डो वापस रिपीट होगा एट्थ। हिंदी के सुरों की बात करेंगे तो सा रे गा मा पा धा नी, और फिर वापस सा आता है, तो एट्थ नोट रिपीट होता है। तो अब क्योंकि इस टाइम तक ज्यादा कुछ पता नहीं था स्ट्रक्चर के बारे में, तो न्यूलैंड ने ये देखा कि भाई सुरों में जैसे सातवें के बाद आठवां सुर रिपीट होता है हमेशा, उसने ये देखा कि एलिमेंट्स को अगर मैं अरेंज करूं तो आठवां एलिमेंट रिपीट हो रहा था, या आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से रिपीट हो रही थी। तो उसने कहा हो सकता है नेचर में ऐसा होता हो कि जैसे सुर जो है वो आठवां रिपीट हो जाता है, ऐसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी आठवीं रिपीट हो जाती हो। और उसके बेसिस पे उसने अपनी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दी, जो ट्राइड से बेटर थी, बट उसके भी कुछ कमियां थी, उससे भी सब कुछ नहीं समझ पाते थे, तो वो हम लिख लेते हैं, फिर अपन उसके शॉर्ट कमिंग्स देखेंगे भाई उससे कहाँ तक समझा पाते थे और किसके आगे हम समझा नहीं पाते थे। हाँ, और भी कुछ कमियां थी। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, according to Newland, comma, if elements are arranged in increasing order of their atomic masses, comma, the eighth element starting from any given element the eighth element starting from any given element is similar in properties to the starting element, full stop। जिसका मतलब क्या है अपन समझ लेते हैं। तो ऑक्टेव्स इंग्लिश के या हिंदी के कुछ इस तरीके से हैं, डो रे मी फा सोला टी, और फिर वापस रिपीट डो, ऐसे ही सारे गमा पौधा नी, और वापस रिपीट सा, रिपीट होता है। अगर एलिमेंट्स को अरेंज करें इस सीक्वेंस में स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन।
देन यू हैव पोटेशियम, कैल्शियम। स्ट्रॉन्शियम से वो मैच नहीं करता था, है ना। तो यहाँ इस तरीके से देखा था। अब इसमें क्या होगा, एक और चीज आएगी, तुम कहोगे सर आपने नियॉन तो लिखा ही नहीं, यहाँ आर्गन भी नहीं लिखा, है ना। हाँ, उस टाइम पे तो क्या था कि नोबल गैसेस उसको नोन नहीं थी, द नोबल गैसेस वर नॉट नोन टू हिम, बिल्कुल। तो इसलिए उसने नोबल गैसेस रखी नहीं थी। तो यहाँ पर दिख भी रहा था, इसलिए नोबल गैस आ जाती तो फिर ऑक्टेव नहीं होता। तो ये कह सकते हैं कि उनके टाइम तक नोबल गैसेस नहीं पता थी, तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अच्छे से फॉलो हो रहा था। प्रॉपर्टीज कैसे देखो, पहला एलिमेंट अगर बेरिलियम ले लें, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, तो मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर आती हैं। कहीं से भी स्टार्ट करो, सिर्फ लिथियम से नहीं, बोरॉन से स्टार्ट करो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, तो एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू दी फर्स्ट एलिमेंट, है ना। हाइड्रोजन इसमें फॉलो नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन रख दोगे तो फिर ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया था कि लिथियम को लिया था और लिथियम से अरेंज करना शुरू किया था। तो उसमें फिर क्या हो जाएगा कि लिथियम से स्टार्ट करोगे तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो होगा, वरना नहीं हो पाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। डीमेरिट्स तो यही है कि भाई नोबल गैसेस आने पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो नहीं होता। दूसरी बात कि इसकी लिमिटेशन थी, लाइटर एलिमेंट्स तक होता था, हेवियर पे नहीं होता था। तो एक लाइन लिख लेते हैं अपन, बहुत ज्यादा डीमेरिट्स नहीं लिखेंगे इनके, ठीक है। तो अपन बहुत ज्यादा डीमेरिट्स नहीं लिखते हैं, एक छोटी सी लाइन लिख लेते हैं कि भाई इट वर्कड वेल फॉर अरेंजमेंट ऑफ लाइटर एलिमेंट्स, इट वर्कड वेल फॉर arrangement of lighter elements, comma, but failed for heavier elements. आयुष कह रहा है अगर कैल्शियम से करेंगे तो होगा, मतलब क्या है बेटा इसका, ये समझा नहीं है। हाँ दिव्यांश, तो डोबरिनर और न्यूलैंड के क्वेश्चन रेयरली आएंगे, बट पता तो होना चाहिए ना, कभी पूछ लिया जाए तो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम कहो तो मैं नहीं पढ़ाता, आगे से शुरू कर देता, मुझे तो अच्छा ही है। अरे हाँ, पढ़ा रहा हूँ, वो तो दिव्यांश कह रहा था कि सर स्कूल में नहीं पूछा जाता। ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं पूछी जाती तो क्या मतलब, सिर्फ स्कूल के एग्जाम के लिए थोड़ी पढ़ाई करते हैं हम। कितनी बार कहा मैंने तुम लोगों को कि भाई सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, नंबर तो आ जाएंगे। लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ, बहुत कम एलिमेंट्स के बारे में भी कहा था कि कम ही एलिमेंट्स है नेचर में, बट ज्यादा एलिमेंट्स थे, बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग। यार मैं सोच रहा हूँ एक दो सवाल पूछ लूं क्या आपसे, यार थोड़ी हिस्ट्री पढ़ा दी थोड़ी, और हिस्ट्री पढ़ाने से पहले कुछ सवाल पूछ लूं, है ना। हाँ, तो जो टेबल बनाई थी उस पर बेस कुछ सवाल पूछ लेता हूँ आपसे पहले। चलो तो एक क्वेश्चन लिखो। इन पीरियोडिक टेबल वेयर आर नॉन मेटल्स लोकेटेड। इन पीरियोडिक टेबल वेयर आर नॉन मेटल्स लोकेटेड, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, बिटवीन ग्रुप 2A एंड 3A, बिटवीन ग्रुप
2a and 3a b on lower left hand side, c on upper left hand side, या फिर डी ऑन अपर राइट हैंड साइड? कहा क्या आएगा आंसर? डी। बिल्कुल सिंपल सा है ना, अपर राइट हैंड साइड। तो आपको मेटलॉइड्स का क्लासिफिकेशन बताया था कि मेटलॉइड्स के राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स होते हैं। तो मेटलॉइड्स के राइट हैंड साइड इज अपर राइट हैंड कॉर्नर। बिल्कुल ओके, दिस वाज फेयरली सिंपल। एक और सवाल करते हैं, लिखो सवाल। एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर, atomic number of silver Ag is 47. Is 47. Full stop. In the same group, comma, the atomic number of elements, the atomic number of elements above and below silver will be, your options are A 37, 67, B 29, 65, C 29, 79, या फिर D 39, 79? क्या आएगा? और पीरियडिक टेबल देखिए, बिना बताना है, खुद से सॉल्व करके, ठीक है? यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन। देख के बताओगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। इफ यू लुक इट इनटू द टेबल देन दैट हैज नो मीनिंग एट ऑल। बिना देखे बताओ तो कोई मतलब निकलेगा। हाँ, थोड़ा लॉजिक में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं मैं वैसे तो सिल्वर यहाँ का ही होता है ना, इसके ऊपर कॉपर और इसके नीचे गोल्ड। एलिमेंट चलो नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैं बताता हूँ। काफी लोगों ने सही निकाल लिया है। बस आपको करना क्या है, जंप 8, 8, 18, 18 और 32 ये सिखाया था। यानी कि यहाँ 18 का डिफरेंस और यहाँ 32 का डिफरेंस, ये समझ में आना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिल्वर अगर यहाँ पर कितना दे रखा है 47, तो 18 कम करने पे कितना आएगा 29। वेरी गुड। और 32 ऐड करने पे कितना आएगा, 32 ऐड करने पे 79। तो आंसर क्या हो गया, सी। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो याद है चीजें लोग, है ना, भूले नहीं। एक और छोटा सा सवाल।
एटॉमिक नंबर ऑफ, लिखो लिखो, atomic numbers of 15, 33 and 51 represent या are present कर दो उसको, 51 are present in which family of the periodic table? Your options are A, carbon family, B, nitrogen family, C, oxygen family, या फिर D, do not belong to same group. कौन सी फैमिली में आते हैं ये, कौन से ग्रुप में आते हैं ये? खुद के मेमोरी से बता रहे हो या देख देख के बता रहे हो? देख देख के बता रहे हो तो सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है भाई। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा टेबल को रिवाइज करते हैं कि क्या कहाँ था, है ना? तो 3 फैमिली के नाम लिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इनके एटॉमिक नंबर क्या है? 6, 7 और 8, यही है। तो भाई ऊपर से नीचे 8 आता था, फिर 8 आएगा, तो यहाँ एटॉमिक नंबर क्या आएंगे, बताएगा कोई? कार्बन के नीचे क्या आएगा एटॉमिक नंबर? कार्बन के नीचे 14, तो यहाँ 15 और यहाँ 16। उसके बाद 18, तो क्या नंबर आएगा कार्बन के नीचे, कोई बताएगा? 32, तो यहाँ 33 और यहाँ 34, फिर 18, तो कितना आने वाला है? 50, 51, 52। तो क्या कहीं हमको ये तीनों मिल रहे हैं एक ही फैमिली में? है ना? बिल्कुल। किस में मिल गए हमको? किस फैमिली में मिल रहे हैं तीनों? नाइट्रोजन फैमिली में, बिल्कुल। तो आंसर इज नाइट्रोजन फैमिली। गुड। चलो एक सवाल और पूछ लेते हैं आप लोगों से। लिख लिया कि ये सबने? तो मैं अगला सवाल पूछ लूं। हाँ चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच शुड बी थियोरेटिकली प्रेजेंट the number of elements which should be theoretically present in, चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं मैं आपके लिए। इन नंबर 1, 8th पीरियड, सेकंड 9th पीरियड एंड थर्ड 10th पीरियड। मैक्सिमम पॉसिबल पूछा, ठीक है? ब्रैकेट में लिख लेना मैक्सिमम पॉसिबल। इन 10th पीरियड of modern
लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें थोड़ी मेहनत लग जाएगी आपको। जिसका एक का आंसर तो मैं दे चुका हूं, इनफैक्ट दो के आंसर आपको ऑलरेडी पता है। मेरा माइक खराब है। आयुष कह रहा है कि सर आपका माइक खराब है। क्यों भाई, क्या हो गया माइक को? दिख तो नहीं रहा खराब यार। ये तो इस साउंड की वजह से बोल रहे हो क्या? इसकी वजह से? हाँ भाई, 8 और 9 तो आसान है ना। हाँ, 8 और 9 तो आसान है। 8th में कितने आएंगे ये बताना जरा। पहले ही बता चुका हूँ आपको। 50 बिल्कुल। और 9th में भी 50 आएंगे। राइट। देखो कुछ याद दिला दूं आपको, सिखाया था ये देखो। ये लिखा था हमने। और यहाँ बताया भी था कि भाई 2 बार सेम नंबर रिपीट होता है। तो अगर 8th में 50 है तो 9th में भी 50 आएगा। 10th की बात है। तो 10th की बात देख लेते हैं कैसे होगी। तो भाई देखो, कितने का इंक्रीज आएगा। ये पहले 6 का डिफरेंस आया था, फिर 10 का डिफरेंस आया, है ना। फिर 14 का डिफरेंस आया। तो +4, +4, +4। अब अगले में कितने का डिफरेंस आएगा? इसमें फिर 18 का डिफरेंस आया, है ना। +4। तो 50 के बाद 18 प्लस कितने का डिफरेंस आएगा? 22 का। तो 50 + 22 कितना आ जाएगा? 50 + 22 कितना आएगा? 72। वेरी गुड। 72, है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग है, उसका लॉजिक भी बता देता हूँ बच्चों आपको। S, P, D, F, G और H, है ना। ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन आपको सिखाए हुए हैं मैंने कॉन्फ़िगरेशन में। तो ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो एस में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल ऑड नंबर आता है ना। एस में 1, पी में 3, डी में कितने थे? देख लो, जिन जिन को नहीं समझ आया अभी दिख जाएगा जल्दी। डी में 5, एफ में 7, जी में कितना आएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 9, और एच में कितने आएंगे? 11। तो इलेक्ट्रॉन, 1 में 2, 3 में 6, 5 में कितने? 10, 7 में 14, 9 में 18, तो 11 में कितने? 22। तो नंबर अपने ऐसे ही बन रहे थे ना, पहले में 2, फिर 2 में 8, है ना। फिर 8 8 के बाद 18 18, राइट। फिर 18 और 18 के बाद कितना? 20, 32 एंड 32। फिर 32 32 के बाद 50 और 50। तो अब 50 50 के बाद जो अगला नंबर आएगा उसमें कितना ऐड कर दें? 50 में कितना कर दें? 72 और 72। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आप सीक्वेंस बना सकते हो इस तरीके से कि भाई 2, फिर 8 8, 18 18। क्वेश्चन देख लो जल्दी जिसको देखना था। फिर 18 के बाद कितना? 32 और 32। फिर 50,
और 50, फिर 72 और 72, फिर 22 के बाद अगला जो जंप होगा, ठीक है अर्शल बेटा, इफ यू वांट टू, तो 22 के बाद अगला जंप 4 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 72 प्लस 26 कितना आएगा? 72 प्लस 26 इज 98। तो 98 और 98, वैसे इससे ज्यादा की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। तो ये आपको जंप्स पता चल गए और ये यही ट्रेंड फॉलो करेंगे, ठीक है। 2n² यूज कर सकते हो, बिल्कुल 2n² यूज कर सकते हो, उससे भी आएगा, सही बात है ना। तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, इंटू 2 मतलब 2 करते जाना, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ये 7 के स्क्वायर का ट्वाइस, वैसे भी कर सकते हो। इट्स ओके अर्शल, बिल्कुल बिल्कुल यू कैन, है ना। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, समझ लिए हमने। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दूं, जगह फालतू जा रही है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और फिर अपन वापस डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल पे आ जाते हैं। जस्ट वन मोर क्वेश्चन बच्चों, लिखो। वॉइस क्रैकिंग, वॉइस क्रैक तो नहीं होनी चाहिए बाकी बच्चों, भाई वॉइस कंटिन्यूस आ रही है ना, दिक्कत तो नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि नेटवर्क अगर आपके एंड पे खराब होगा तो फिर मेरी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आएगी, वरना तो क्लियर आनी चाहिए। कम आ रही है वो हो सकता है मैंने वॉल्यूम थोड़ी सी सिस्टम की कम कर दी, जिससे डिस्टरबेंसेस कम हो, तो आप अपने एंड से वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज कर लो, राइट। तो मैं एक सवाल दे रहा हूं, इसको लिखो, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, अभी तुम फालतू बातें छोड़ो, इधर इधर आओ, वापस आओ। सवाल, इन एन ऑर्बिटल, ए सॉरी, इफ एन ऑर्बिटल, इफ एन ऑर्बिटल instead of having a maximum of 2 electrons, instead of having a maximum of 2 electrons, can have a maximum of 4 electrons, then how many elements can be present? Then how many elements can be present in eighth period of modern long form of periodic table? Your options are A 75, B 128, C 100, या फिर D 64। सारे ऑर्बिटल्स के लिए, सारे ऑर्बिटल्स के लिए चेंजेस, सिर्फ ऐसे नहीं, सारे ऑर्बिटल्स के लिए चेंज है। तो क्या आएगा आंसर, इसको करो, मैं एक सेकंड में, आई विल बी बैक इन अ मिनट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। तब तक निकालो आंसर बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं है, वैसे सिंपल है आंसर।
हाँ मेरी क्लास आंसर आंसर आ गई क्या सबकी? मतलब मैं तो वापस आ गया। क्या रहा आंसर? सी 100 और डी 64। और तो नॉर्मली कितने होते थे ये बताओ, अगर दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो नॉर्मली कितने आएंगे एट्थ पीरियड में एलिमेंट? कितने आएंगे? 50 आएंगे। तो हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो 50 आने चाहिए। पर हर ऑर्बिटल में अगर चार इलेक्ट्रॉन हो गए तो हर ऑर्बिटल में चार हो गए तो कितने हो जाएंगे एलिमेंट? 100 हो जाएंगे ना, डबल हो जाएंगे। भाई एस में दो की जगह चार आ रहे हैं, पी में छह की जगह 12 आ रहे हैं, तो हर ऑर्बिटल में अगर सबशेल में डबल आ रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी डबल हो जाएंगे मैक्सिमम। तो क्या आ जाएगा आंसर अपना? सी 100। अरे रे, समझ नहीं आया? क्यों नहीं समझ आया आयुष बेटा? अगर ऐसे हर सवाल इतने सिंपल सवाल पे अपन इतना टाइम डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी तो समझाया था। यहाँ एट्थ पीरियड में कितने लिखे आपने? अरे अब तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में आ गए, सर नहीं आया नहीं आया। तो आधे बच्चों को तो डायरेक्ट आ गए। ये कितने लिखे हैं? एट्थ में नॉर्मली कितने होते हैं? 50 होते हैं। हाँ। तो भाई एट्थ, अरे आओ अब तुम्हें वापस लेके जाना पड़ेगा। देखो इधर, ये लिखा था तुमने पिछली क्लास में। हाँ या ना? अभी यहाँ एक की जगह दो इलेक्ट मतलब दो की जगह चार इलेक्ट्रॉन आ गए तो एट एस में चार हो गए, तो 5G में 18 की जगह कितने आएंगे? कितने आएंगे? अरे 18 की जगह 22 होंगे, 36 होंगे ना, डबल हो गए। एफ में 14 की जगह कितने होंगे? 28। डी में कितने हो जाएंगे 10 की जगह? 20। पी में 6 की जगह कितने हो जाएंगे? 12। अब हर जगह डबल हो रहे हैं तो टोटल कितना आने वाला है? 100 आएगा ना? है ना? और दूसरा लॉजिक बताया था, इतना थोड़ी करेंगे हम हर बार सवाल को। हम दिमाग लगाएंगे अपना कि भाई कॉन्फ़िगरेशन सीखा था कि भाई 1s में दो, 2p में 6, डी में 10, तो दो रखते थे। अभी दो की जगह उसमें चार इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 1s में चार आ गए। पहले 1s में दो आते थे। तो भाई जहाँ एक की जगह दो आ गए तो दो की जगह कितने आएंगे? एक की जगह दो आ गए तो दो की जगह चार, चार की जगह आठ, आठ की जगह 16, तो 50 की जगह कितने आएंगे? लॉजिक है ना भाई, यूनिटरी मेथड। 50 की जगह 100 आएंगे। हम थोड़ी पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखते रहेंगे, हम तो बस ये लगाएंगे डायरेक्ट कि भाई दुगने हो गए। तो अगर दुगने हो गए तो 50 के दुगने कितने आने चाहिए? 100। बस हाइपोथेटिकली है ना भाई, कि हर ऑर्बिटल में दुगने कर दिए तो जहां एक आ रहा था वहां दो आएगा, दो की जगह चार आएगा, चार की जगह आठ आएगा, तो 50 की जगह 100 आएगा। तो देखो कुछ सवाल नहीं समझ में आया करें तो उनको क्या किया करो, देखो बताने में दिक्कत नहीं है बट टाइम इन्वेस्ट होता है और उसकी टाइम वैल्यू होती है ना हमारी। तो अगर कोई चीज तुम्हें लग रहा है कि भाई आसान है बट मुझे नहीं समझ में आई है, तो व्हाट यू कैन डू इज कीप दैट डाउट। है ना, पेशेंस से डाउट को रखना सीखो थोड़ा। कीप दैट डाउट, पूछ सकते हो बट चलो मैं ही कर दिया करूंगा ऐसा कि जो डाउट मुझे लगेगा ना कि खुद से आना चाहिए तो मैं आपको कह दिया करूंगा कि भाई इस डाउट को घर पे एक बार सोचना, फिर भी नहीं आएगा तो बता दूंगा। क्योंकि क्या होगा जब तुम सोचोगे तो तुम थोड़ा अपना इंटेलिजेंस बेटर करोगे। मेरे डायरेक्ट बता देने से क्या होता है कि आपके कुछ नए खुद से ढूंढने की चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, चलो हाइपोथेटिकल सवाल कम
ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अब अच्छे सवाल तो पूछने तो थोड़ा कुछ मेहनत करानी पड़ेगी ना। अब जो इन्फॉर्मेशन दे दी वही पूछ लूंगा तो आसान है वो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिपीटेटिव बातें नहीं करेंगे, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन पे आते हैं। आओ, लेट्स मूव अहेड टू लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग, सी। is Lothar Mayer's classification। इसमें लिखो, he plotted a graph between atomic masses and atomic volumes। He plotted a graph between atomic masses and atomic volumes for a number of elements, for a number of elements, and made the following observations। नहीं, लोथर मेयर ने सिलिंड्रिकल नहीं बनाया था, लोथर मेयर ने तो कर्व बनाए थे और कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे थे। ऑब्जर्वेशंस क्या थे वो अभी समझ में आ जाएंगे जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तब। ग्राफ बनाने से पहले ये कोई नहीं बोलेगा कि सर ये ऑब्जर्वेशन समझ में नहीं आए, क्योंकि बिना ग्राफ बनाए वो समझ में नहीं आएंगे। व्हेन यू विल मेक ग्राफ देन यू विल अंडरस्टैंड। तो पहले ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, फिर ग्राफ लिखेंगे, फिर उन ग्राफ में मैं आपको ऑब्जर्वेशन समझाऊंगा। लिखो, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशंस ऑन द कर्व। एलिमेंट्स विद similar properties occupied similar positions on the curve। Next point, alkali metals occupied crests। Alkali metals occupied crests। Next point, transition elements occupied troughs। Transition elements occupied troughs। Next, alkaline earth metals occupied mid positions of the descending portion। Mid positions of the descending portion of the curve। तो मैं एक रफ ग्राफ बना रहा हूं, हम सारे एलिमेंट्स मार्क नहीं करेंगे, लूथर मेयर ने काफी सारे एलिमेंट्स मार्क करे थे। वील मार्क एलिमेंट्स टू
अंडरस्टैंड दी ऑब्जर्वेशंस। तो एटॉमिक वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया उन्होंने और एटॉमिक मास को एक्स एक्सिस पे और एक ग्राफ बनाया। तो उस ग्राफ में उनको एलिमेंट्स की पोजीशंस कुछ इस तरीके से मिली। तो ही हैड lithium, beryllium, carbon, then neon, sodium, magnesium, aluminium. Lithium, sodium, beryllium, carbon, neon, magnesium, aluminium, silicon, argon, potassium. ग्राफ बनाना है बच्चों, आपको ग्राफ तो बनाना है, ये तो बनाना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, तो ग्राफ तो आपको बनाना है। हम सारे एलिमेंट्स मार्क नहीं कर रहे हैं, बट वील बी मार्किंग सम ऑफ देम। कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, और आगे भी था। तो काफी बड़ा ग्राफ था, हमको इतना बनाना है। और इसको थोड़ा बना लो, फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि जो हमने पॉइंट्स लिखे उनके मतलब क्या है। तो ऑलरेडी मैसेज भी आने लग गया कि सर बन गया है, बाकी लोगों को ही बना लेने देते हैं। स्क्रॉल अप। अरे बच गया था कुछ लिखने को। थोड़ा डिस्कस कर लें। अच्छा एक काम करो, एक सेकंड रुक जाओ, अगर कुछ बचा भी होगा तो मैं थोड़ा और टाइम दे दूंगा। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो, तो लोथरमेयर ने जब ये ग्राफ बनाया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जैसे सिमिलर पोजीशंस पे सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट मिल रहे थे। सिमिलर पोजीशंस मतलब जैसे अगर लिथियम से ग्राफ स्टार्ट करें तो लिथियम टॉप पर है, इधर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो ये सारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल में एक ही ग्रुप में आते हैं, है ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ। बिल्कुल।
So these were occupying similar positions and having similar properties. और क्या था, जैसे असेंडिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ, जैसे ये असेंडिंग है, ये फिर असेंडिंग है, नीचे से ऊपर जाने वाले पाथ पर नोबल गैस, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन, ये भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी तरीके से डिसेंडिंग पार्ट, ऊपर से नीचे आते वक्त बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, ये भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, ये सबके सब ट्रफ्स में थे। ट्रफ्स मतलब लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ पे। तो अगले ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ आगे कहीं आ जाएंगे। तो पूरा ग्राफ नहीं बनाया, बट ये इतना बना लिया ये समझाने के लिए, भाई सिमिलर पोजीशंस के एलिमेंट्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे थे ग्राफ में। दिस इज व्हाट लोथर मेयर सेड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, इनको, इन एलिमेंट्स की ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, आगे लिखवा दूंगा डेफिनेशन या किनको कहते हैं। ये जो हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, करेंगे करेंगे डिस्कस करेंगे आगे चल के, अभी के लिए वो नहीं डिस्कस करना है। बीच के एलिमेंट्स नहीं बनाए हैं, मैंने आपको कहा था कि मैं सारे एलिमेंट्स नहीं बना रहा हूँ, बीच के एलिमेंट्स भी यहीं आएंगे। वी आर नॉट मेकिंग ऑल द एलिमेंट्स। बट जो पॉइंट्स हमने लिखे, ये समझ में आया क्या? जो ऊपर ऑब्जर्वेशंस लिखे वो अब समझ में आ गए, क्या कह रहे थे वो ऑब्जर्वेशंस? बिल्कुल। वाटर अल्कली मेटल्स बेटा, ये ग्रुप वन के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं, इनको नाम दिया हुआ है। पढ़े होंगे यार, ये तो बचपन में सिखा देते हैं। हेलोजेंस क्या है, अल्कली मेटल्स क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है, ये सब तो 9th क्लास में सिखा देते हैं। ओके, नाउ दिस इज व्हाट लोथर मेयर सेड। इनने भी काफी काम किया था, बट इनसे ज्यादा काम किया था मेंडलीव ने। और मेंडलीव को काफी क्रेडिट इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। प्रॉपर्टीज तो फाइंड की ही थी, बट उनके हिसाब से एलिमेंट्स को फिर अरेंज भी किया था खुद से, है ना, उन्होंने एक टेबल बना के दी थी। तो मेंडली वाज द फर्स्ट गाय हु एक्चुअली मेड अ टेबल, जहां पे ये नाम हमको सुनने को मिले, पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, उज्जवल कह रहा है हाउ डिड वी कैलकुलेट एटॉमिक वॉल्यूम। उज्जवल बेटा अपन उस पर अभी नहीं जाएंगे कि एक्सपेरिमेंटली कैसे पता कर ली, बहुत मेहनत करी उन लोगों ने, है ना, अपनी जिंदगी लगाते हैं तो ऐसी छोटी चीजें पता कर लेते हैं जो आपको पता करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। तो हम अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। चलो, हाँ बिल्कुल वेदांत। तो मेंडलीव ने ना सिर्फ उस वक्त जो एलिमेंट पता थे उनको क्लासिफाई किया, उन्होंने फ्यूचर में भी प्रिडिक्शंस करे कि ये एलिमेंट आगे चल के डिस्कवर होंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई। और जो प्रॉपर्टीज बताई और जो एक्चुअल बाद में डिस्कवर हुई वो काफी मैच हुई। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे मेंडलीव ने, मेहनत करी, बहुत जिंदगी लगा दी अपनी उसमें, इसलिए उनको काफी क्रेडिट दिया जाता है, उनका नाम याद किया जाता है। और उनके काम ने आगे डिस्कवरी में भी हेल्प की। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ बच्चों कि मेहनत करो, काम करो, मेहनत काम आएगी। लिखो डी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, physical and chemical properties of elements are a periodic function. According to Mendeleev, स्क्रीन फ्रीज, कहाँ गर्व, कहाँ स्क्रीन फ्रीज है, बढ़िया तो चल रही है। According to Mendeleev, physical and chemical properties of the elements are
पीरियोडिक फंक्शन। हाँ हे भगवान, एक सेकंड ना, मैं पहले ये लिखवा दूं उसके बाद डिस्कस करता हूँ। आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses। लिखा क्या भाई बच्चों? तो मुझे दो बीच में मैसेज आएगा डिक्टेट करते करते। पहला कि सर स्क्रीन फ्रीज मैंने चेक किया, नहीं आ रही। दूसरा मैसेज आया कि सर हवा की बहुत आवाज आ रही है। क्या भाई बहुत आवाज आ रही है हवा की? मुझे लगता नहीं कि बहुत हवा आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए हवा की। हाँ मतलब, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि आंधी तूफान चल रहा हो, है ना? वही तो, बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर देते हैं। चलो, हाँ लिखो, चलो आगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्सेज, मुझे समझ में आ गया। नहीं आ रही दिक्कत। कभी कभी तो मैं वैसे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, वो तुम्हारे एंड पे नेटवर्क इश्यूज होंगे तो आ सकते हैं, बट नहीं आएंगे। हाँ उत्कर्ष, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलो आ जाओ, तुम फटाफट पढ़ लो, क्लास के एंड में 10 मिनट अपन रख लेंगे, है ना? आ जाओ। मासेस, तो ये तूने कहा भाई, कुछ लॉ सा दिया उनने कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस हैं, और उसके बाद उनने अरेंज किया। तो उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, ही अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। ही arranged the known elements in increasing order of their atomic masses, comma, keeping elements of similar properties, keeping elements of similar properties in same vertical columns, in bracket groups bracket closed, leaving out blank spaces, leaving out blank spaces where necessary। तो इसके बाद थोड़ी टेबल आपको बनानी पड़ेगी। पीरियडिक फंक्शन क्या है? पीरियडिक फंक्शन मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो रिपीट हो थोड़ी देर बाद। तो उनने जब अरेंज किया एटॉमिक मासेस में, तो उन्होंने देखा कि हर थोड़ी देर बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। दिव्यांशु, ये सब बातें क्लास के एंड पे है ना, आ जाओ अभी पढ़ाई का काम कर लेते हैं, फिर ये बातें करेंगे। तो हम पूरी पीरियडिक टेबल नहीं बनाएंगे मेंडलीव की, हम कुछ पार्ट्स बना लेंगे, ठीक है?
जल्दी से बनाते जाओ। आपको बेसिकली 7 कॉलम बनाने हैं, उसके बाद फिर एक 8th कॉलम बड़ा बनाना रहेगा। तो ये पहले 7 कॉलम हो गए, और उसके बाद 8th कॉलम थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ प्रिडिक्टेबल दिखेगी, ठीक है। हाँ उत्कर्ष, उसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। अगर प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं तो उसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। एक ग्रुप और बढ़ाना पड़ेगा। अरे रे, एक ग्रुप कम बन गया, कोई बात नहीं, बढ़ा देते हैं। ये तो कम विड्थ है, तो आप हॉरिजॉन्टल मतलब पोर्ट्रेट मोड में ही बनाओगे तो बन जाएगा। और मैं एक काम कर रहा हूँ कि जो एलिमेंट्स मेंडलीव के टाइम पे नोन थे, जहाँ पे उन्होंने गैप नहीं छोड़ा था, वो एलिमेंट्स में येलो और ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। जो उनके टाइम पे नहीं नोन थे उसको मैं रेड से बना दूंगा, ठीक है। और येलो और ग्रीन क्यों बना रहा हूँ वो भी आपको भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। थर्ड ग्रुप इज बोरॉन, एल्यूमिनियम। फिर इंडियम। नेक्स्ट इज कार्बन, सिलिकॉन, टिन, और बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे कॉपर और यहाँ पे जिंक। सॉरी, जिंक बगल में बनेगा, कॉपर के बगल में जिंक, कॉपर के नीचे सिल्वर और जिंक के नीचे कैडमियम। फिर यट्रियम, सिरकोनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। रुथेनियम, रोडियम, पैलिडियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम। फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन।
ग्रीन में बताऊंगा आपको कि ग्रीन मैंने क्यों किया है, उसको आप चाहो तो सिंगल कलर से कर दो, बस मेरे को आपको कुछ रिलेट करके बताना है कि ग्रुप नंबर मैंने आपको मॉडर्न प्रिडिक्टेबल में 1A 1B 2A 2B 3A 3B बताए थे, तो वो यहाँ से बताऊंगा मैं कि वो 3A 3B कहाँ से आता है, 1A 1B कहाँ से आता है, वो A और B का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने उनको ग्रीन कलर में कर दिया है। रेड कलर में वो हैं जो मेंडलीव ने खुद नहीं रखे थे, जो बाद में डिस्कवर हुए, कुछ उन्होंने प्रिडिक्ट किए थे, कुछ की एग्जिस्टेंस प्रिडिक्टेड नहीं थी। तो यू हैव स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम। इसको बना लो, इसके नीचे मैं लिख भी देता हूँ उन्होंने क्या क्या प्रेडिक्ट किया था। एका बोरॉन which was later found to be scandium. Eka is basically derived from Sanskrit word eka, which means after a gap of one. इतना बना लो, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर इसके बाद बचेंगे ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीज प्रेडिक्टेबल। तो देखते हैं आज उसको करते हैं या फिर अगली क्लास में। हाँ हाँ, ग्रीन को आप ब्लू कर दो, जो भी करना चाहो कर दो, मतलब मैंने तो समझाने के लिए कि आप सेम कलर में भी करोगे तो चल जाएगा। यू कैन मेक ऑल दीज इन द सेम कलर, ठीक है, आपको अलग अलग कलर करने की जरूरत नहीं है। आई डिड देम इन डिफरेंट कलर्स बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, इसलिए यूज आएगा। इतना लिख लो भाई बच्चों, तो फिर मैं समझाऊं जल्दी से आपको। गुड गुड गुड। तो बस इनको आप अगर अलग कलर से नहीं करते तो इनको शेड कर देना, जो रेड कलर से बनाए मैंने, क्योंकि ये मेंडलीव के टाइम पर नोन नहीं थे, इनके जगह पर खाली जगह थी। इनको आप शेड कर सकते हो, अगर सेम पेन से बना रहे हो तो, या अलग कलर से कर देना रेड वालों को। इतना कर लिया। अगर किसी का बचा है तो 2 मिनट रुक जाओ, है ना, मैं टाइम दे दूंगा बनाने के लिए। 2 मिनट रुक जाओ, पहले सुन लो, उसके बाद मैं आपको टाइम दे दूंगा, है ना, सुन लो। तो बच्चों देखो, ग्रुप्स एज वर्टिकल कॉलम्स और पीरियड्स एज हॉरिजॉन्टल रोज का कॉन्सेप्ट मेंडलीव ने दिया था, जो आज की मॉडर्न पीरियड टेबल में भी फॉलोड होता है। वर्टिकल ग्रुप्स और पीरियड 7 पीरियड उनने भी बना के दिए थे, और अभी भी 7 पीरियड उन्होंने। इसके बाद अभी लिख रहे हो मत, सब लोग रुक जाओ, सुन लो। मैंने ये ग्रीन और येलो कलर क्यों करे हैं कि देखो, ये ग्रुप 1 जो मेंडलीव की पीरियड टेबल में है, ग्रुप 1 जो मेंडलीव की पीरियड टेबल में है, अगर आप इसके सारे एलिमेंट्स देखो तो ये जो येलो कलर्ड एलिमेंट्स हैं, ये मॉडर्न पीरियड टेबल के ग्रुप 1A में आते हैं, राइट, है ना, आते हैं नहीं आते हैं। और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, कॉपर, सिल्वर, आगे नीचे गोल्ड आएगा, तो ये आते हैं, ये सारे आ जाते हैं 1B में। आपको दिखा भी देता हूं, जो हमने टेबल बनाई थी, दीज आर इन 1A, और 1B में कौन आया, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, दिख रहा है। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या हुआ कि जो मेंडलीव के ग्रुप्स थे, ये स्प्लिट हुए, एक ग्रुप के 2 ग्रुप बन गए, तो 1A बन गया और 1B बन गया। ऐसे ही 2 में भी हुआ, 2A 2B 3A 3B 4A 4B, तुम एलिमेंट्स मैच कर लेना। जो ग्रीन वाले एलिमेंट्स है वो B में चले गए, और जो येलो वाले थे वो A में आ गए, तो उनको मैंने इसलिए अलग अलग करके लिख दिया है तुम्हारे लिए। तो वो नंबरिंग जो मैंने बताई थी वो इसी तरीके से आई है, वो 1A 1B जो हमने लिखा था वो यहाँ से आता है। मेंडलीव की टेबल को जब स्प्लिट करके बना, मतलब ग्रुप नंबरिंग जब मेंडलीव के हिसाब से बनाई गई थी, तो 1A 1B कर दिया गया था, बाद में उसको चेंज करके IUPAC ने ग्रुप नंबर 1 से 18 स्ट्रेट कर दिया, 1A 1B नहीं रखा। ये बात समझ में आई। और
उसमें जो ग्रुप 8 था वो 3 ग्रुप से मिलके बना था, जैसा मेंडलीव में है, ऐसा हमने भी किया था, राइट? है ना? वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाईज का, बताओ भाई याद है या नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ओरिजिनल मेंडलीव की टेबल में ये ग्रुप नहीं था, ग्रुप 0 वाज नॉट देयर, और इसलिए इस ग्रुप का नाम 0 है, क्योंकि मेंडलीव ने जब ओरिजिनली टेबल बनाई थी तब नोबल गैसेस के बारे में पता नहीं था, तो दिस वाज नॉट एग्जिस्टिंग। तो उनकी टेबल में ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 8 तक ही थे, इतनी टेबल थी। बाद में नोबल गैसेस ऐड हुई तो उनको मेंडलीव की टेबल में ऐड किया गया, और क्योंकि वो ग्रुप 1 के पहले ऐड हुई थी इसलिए उनको 0 ग्रुप में रखा गया, इसलिए उनके ग्रुप का नंबर 0 है ना? समझ में आई बात? बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ठीक है बेटा, टेल्यूरियम 2 बार नहीं आया, एक बार टीई आया, एक बार टीसी आया है, दिस इज टीसी, है ना? ये टीसी और ये टीई है। अरे कंफ्यूज हो जाते हो लोग फिर से। दिस इज टी ई, बस। अब ठीक है, अब तो क्लियर डिमार्केशन हो गया दोनों में। आपको मेंडलीव की टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए समझना था, और ये पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया था। ही प्रिडिक्टेड अ फ्यू एलिमेंट्स। 8th ग्रुप, अरे क्या समझाना है बेटा, ये देखो आयरन कोबाल्ट निकल का 3 का ये 3 ग्रुप्स का एक ग्रुप बना रखा है। और ये मॉडर्न पीरियड टेबल में दिखा देता हूँ, जब नंबरिंग कराई थी, ये देखो आयरन कोबाल्ट निकल 3 के ग्रुप को इकट्ठा 8 लिख रखा था, दिख गया? तो बस बता रहा था कि ये जो नंबरिंग थी ये कहाँ से आया, वो मेंडली की टेबल से आया बेसिकली। ओके, यहां तक लिख लो। आज की थ्योरी फिर यहीं रोक लेते हैं अपन लोग। डीमेरिट्स बच रहे हैं, तो वो डीमेरिट्स में आपको अगली क्लास में लिखवाता हूँ, ठीक है? तो आज की थ्योरी यहाँ रोक लें।